नमस्कार मित्रों। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी संग्रह जिसका नाम है स्त्री, एक शापित यक्षिणी। इस कहानी का एक एपिसोड हर रोज अपलोड होगा। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल कहानी मिंट ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लें। आप उपन्यास सुनते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो उपन्यास की ऑडियो सुनना चाहते हैं। और आप अपना मनपसंद उपन्यास भी कमेंट कर सकते हैं जिसकी ऑडियो बुक आप चाहते हैं, वह भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो दिए गए क्यूआर को स्कैन करें या फिर हमारी यूपीआई आईडी MANISH107-2@PTYES डालें। आपकी एक छोटी सी सहायता हमें बड़ी मदद कर सकती है। और अगर आप किसी खास पेड पुस्तक की ऑडियो बुक चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 1। रात के 2 बज रहे थे और मोहित मेघालय और असम बॉर्डर के बीच PDDD रहने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर के रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वह बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था जो धीमी रफ्तार के साथ बहे जा रहा था। मोहित के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। मोहित पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। मोहित फोन उठाते हुए कहता है, हाँ वंदना, बोलो। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कहाँ तक पहुंचे आप जी? किश्नोई नदी तक पहुंच गया हूं वंदना। बस ये किश्नोई नदी पार करी और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास। किश्नोई नदी का नाम सुनते ही वंदना घबराते हुए कहती है, कि या कहा किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? और नहीं तो किया। अब तुम्हें तो पता ही है कि बंगलामुड़ा गांव से रोगंग कामुचा गांव जाने का मात्र एक यही रास्ता है और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था। ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना नदी के पास वो घूमती है। मोहित हैरानी के साथ पूछता है, वो घूमती है मतलब? आपको सब पता है पर फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ना। माँ जी ने बताया था कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए वरना वो सच में आ जाती है। वंदना, तुम भी ना कहा माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम हे भी यक्षिणी की कहानी। मोहित अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, सस सस चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ उसके लिए माफ कर देना। अब ये कभी उसका नाम नहीं लेंगे। मोहित हंसते हुए कहता है, कि या वंदना तुम भी ना। ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती समझी तुम। ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई है और कुछ नहीं। आप नहीं मानते तो मत मानिए पर मैं तो मानती हूं। आप ना जल्दी से आ जाइए बस। हाँ वंदना, आ रहा हूं। बस ये नदी तो पार कर लूं पहले। अचेना छा मैं रखती हूं। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूं? किरण, या भूल रही हूं? स्त्री के बारे में याद रख सकती हो लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्र में मैं तो भूल ही गई थी। मोहित मुंह बनाते हुए कहता है, अब भूल गई थी तो उसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। सजा के लिए तैयार रहना। वंदना प्यार से पूछती है, अच्छा तो क्या सजा देंगे आप? तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप भी ना, कैसी कैसी बातें करते हैं आप। अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूंगा तो किससे कहूंगा। ठीक है, आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूं आपका। जल्दी आना। वंदना फोन कट कर देती है और मोहित वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी मोहित ने 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसको पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। मोहित को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली हो। पायल की आवाज सुनकर मोहित जहां पर था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना स्त्री का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया और वही वहम डरा रहा है अब मुझे। और वैसे भी मैं तो खुद स्त्री से मिलना चाहता हूं। बड़े चर्चे सुने हैं उसके। सुना है बड़ी खूबसूरत है। इतना कहकर मोहित वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। मोहित मुश्किल से अभी 1-2 कदम चला ही था कि तभी उसे नदी के किनारे पर एक काला साया दिखाई देने लग जाता है। उस काले साये को देखकर मोहित के कदम अपने आप थम जाते हैं।
साये को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मोहित का ही इंतजार कर रहा था। काले साये के पास से पायल के बजने की आवाज और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। मोहित के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। मोहित डरते हुए कहता है, कहीं वंदना की बात सच तो नहीं थी? ये स्त्री तो नहीं? मोहित उस साये को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। मोहित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो किरी या करे। मोहित डरते हुए कहता है, कक्का कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अभी भी छाया हुआ था। मोहित अपने मोबाइल का टॉर्च उस काले साये पर मारने लग जाता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साये पर पड़ती है तो मोहित देखता है कि वो साया और किसी का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसके कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहे। वो लड़की अपने हाथ से मोहित को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर मोहित भूल गया था कि स्त्री जैसी कोई चीज भी होती है। मोहित अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। मोहित उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहां पर क्या क्या कर रही हो? कि यह नाम है तुम हारा? लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में किया रखा है, जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? लड़की मोहित की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना? क्यों ना तुम जो काम घर पर जाकर करना चाहते थे वो हम यहां कर ले, और तुम चाहो तो मुझे अगली कई रातों तक जगा के रखो, मैं उसके लिए तैयार हूं। क्यों मुझे जगाओगे ना? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था। उसका बदन चांदनी रात में दूर चमक रहा था, जिसे देखकर मोहित सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था मानो चांद की सारी चांदनी उसके बदन में समा गई थी। एक ही झलक में मोहित उसके वश में आ चुका था। वास्तव में उसका गदराया हुआ बदन किसी भी मर्द के मन को बहका सकता था। वो किसी रंभा या उर्वशी से कम नहीं थी। मोहित भी अपनी नजर उसकी आंखों से छह कर भी हटाने की स्थिति में नहीं था। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात, कल, परसों, नरसों हमेशा जगाकर रखूंगा। कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें जब तक तुम खुद मेरे हाथ जोड़ कर नहीं कहती कि छोड़ दो मुझे, बस मैं थक गई हूं। ऐसा कहते हुए मोहित के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट छा गई और उसने उस लड़की को अपने सीने से सटा लिया। और देखते ही देखते दोनों नदी की रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे, मानो दोनों कितने प्यासे और बेचैन थे। दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी और उनकी गर्म और तेज सांसों से रात के सन्नाटे में एक अनचाहा शोर मचा दिया था। उस लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी, जो मोहित को और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी और उसे और ज्यादा जोश के साथ उस लद्दधकी के बदन को निचोड़ने पर मजबूर कर रही थी। लड़की नीचे थी और मोहित उसके ऊपर। लेकिन हैरानी की बात थी कि मोहित इतनी सख्ती और जोश के साथ उसे भोग रहा था, लेकिन लद्दधकी के मुंह से आह की एक आवाज मोहित के कानों में नहीं पुट बह रही थी, बल्कि वो उसे और भी ज्यादा ताकत लगाने के लिए मजबूर कर रही थी। मोहित अपनी पूरी ताकत से उसके सीने को दबाता तो कभी उसको पलट देता। उसे जितने भी आसन आते थे शायद सारे उसने उस रात ट्राई कर लिए थे। हाँ, लेकिन वो उस लद्ददकी को चरम पर लाने में लगभग असमर्थ था। अब मोहित अपने जिस्म की पूरी ताकत के चरम तक पहुंच चुका था और उसके लिए और ताकत लगाना नामुमकिन था। मोहित के माथे की पसीने की बूंद ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्रिय यास अभी नहीं बूझी थी। मोहित अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पल में वो उस लड़की के बदन पर ध्वस्त होने वाला था। तभी उसकी नजर उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लग गई थी।
उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थी, उसके बाल काले से सफेद होने लग गए थे। देखते ही देखते वह लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। यह सब देखकर मोहित की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। मोहित कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? वह लड़की धीरे से कहती है, मैं स्त्री, तेरी मौत। यह सुनकर मोहित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो झट से उससे दूर हटने लगता है। पर उसी वक्त स्त्री उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्रयास अभी बूझी नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना? क्यों या हुआ थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? हा हा हा। मोहित उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था, कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसको स्त्री की आंखों में खुद की मौत नजर आ रही थी। स्त्री गुस्से गुस्से में कहती है, वासना की प्रयास में तू ये भूल गया कमीने की तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही है और तू यहां पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। इतना कहकर स्त्री अपना यह हाथ मोहित के सीने पर रख देती है। स्त्री के लंबे लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह पहने थे। मोहित डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। जाने ही तो दे रही हूं, भोली भेटौला, भोली भेटौला। इतना कहकर स्त्री अपना हाथ मोहित के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लग जाती है। मोहित के शरीर का खून नाखूनों के सहारे स्त्री के शरीर में जाने लग जाता है। जैसे जैसे खून स्त्री के शरीर के अंदर जा रहा था, वो वापस से जवान होते जा रही थी। स्त्री वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और मोहित का शरीर सूखकर सफेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं थी, पर उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। स्त्री अपना मुंह मोहित के कान के पास ले जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, राम रोन राम रो, राम रोन राम रो। इतना कहकर स्त्री अपना खून से सना हाथ मोहित के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही स्त्री अपना हाथ मोहित के सीने से बाहर निकालती है, मोहित अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि स्त्री के हाथ में मोहित का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पहल स्त्री मोहित का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उस तरह जिस तरह बारिश की बूंदें होती हैं। टाइपराइटर की बटने दबने की आवाज सुनाई दे रही थी, टक 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 टक। एक आदमी जो कि कोट पेंट पहना हुआ था, एक बंद कमरे में सफेद टाइपराइटर के ऊपर कहानी टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ बुक शेल्फ रखी हुई थी, जिनमें करीब 1000 से भी ज्यादा किताबें जमी हुई थीं। टेबल के ऊपर ही एक ऐश ट्रे थी, जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिगरेट और ऐश रखी हुई थी। लेखक खुद से कहता है, चलो यह भाग तो पूरा हुआ। अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में स्त्री के अभिशाप का पता लगाएगी और उसे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुहक होगा मोहित की मौत से, पर क्या करें, मौतें होगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी। इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता है और उसके कश खींचते हुए अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लग जाता है। फोन के अंदर से उबासी लेते हुए आवाज सुनाई देती है, हेलो कौन? हेलो जगजीत, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आप है कि यह कहा आपने कहानी तैयार हो गई? यह तो बहुत अच्छी बात है सर, पर बुरा मत मानिएगा सर, ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे। इतनी रात में कॉल करने की कि या जरूरत थी? लेखक सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है कि या कहाँ इतनी रात में, आखिर अभी वक्त ही किया हुआ है बस। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर उसके हाथ की पुरानी सी वॉच पर पिड़ी ढहती है और वो देखता है कि रात के 3:05 हो रहे थे। लेखक अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, अरे 3 बज गए, इतनी रात हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा अभी 9-10 बज रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूं आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। हाँ ये तो है, देखना जब यह किताब आएगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रात रात भर जाकर यह कहानी लिखी है मैंने। वो तो होनी ही है सर, आखिर आपकी कहानी में जान होती है, इतनी जान कि सोए हुए मुर्दों को भी जगा दे और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे। वैसे अभी जो कहानी आपने लिखी उसका नाम कर या है। इस कहानी का नाम है स्त्री एक डायन। मोबाइल के अंदर से हैरानी के साथ आवाज सुनाई देती है,
कक या कहा सर स्त्री। हाँ स्त्री। या हुआ तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो? सर मैंने सुना है ये जो स्त्री है ये आपके गांव के पास जो किश्नोई नदी है वहां पर घुमा करती है और मर्दों के साथ वो सब यानी वही सब करके उन्हें मार देती है। हाँ तो सर आपको डर नहीं लगता जिस गांव में स्त्री घूमती है वहीं पर रहकर उसके बारे में कहानी लिखकर अगर स्त्री ने आपको कुछ कर दिया तो? जगजीत, स्त्री इतनी बुरी नहीं होती जितना गांव के लोग और तुम सब समझते हो। मतलब मतलब यह कि यक्षिणियां बहुत अच्छी सी होती है, इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कैसा घटना सर? मैं कुछ समझा नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड स्तनांडा में अनेक लोक हैं जिसमें देवी देवताओं, सुरासुर, राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोकों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्ष, यक्षिणियों और अप्सराओं का है जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। जो लोक पृथ्वी के सबसे नजदीक है उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। जगजीत बीच में ही बोल पोडी ढेता है। ऐसा क्यों सर? उस लोक के देवी देवता जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगें जल्दी पहुंचती हैं। यक्ष यक्षिणियों के लोक में से ही एक स्त्री द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी जिसको एक अभिशाप मिला था। एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसा अभिशाप सर? आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं और उसे यह अभिशाप किसने दिया था? एक दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई स्त्री को एक अभिशाप मिला था। आखिर क्रिया था वो अभिशाप और किसने दिया था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आती आ। अगर उपन्यास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिससे अगली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे।